हेलो स्टूडेंट्स, आप आ गए हैं बेसिक मैटलैब के क्रैश कोर्स के पहले लेसन के अंदर, जहां हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स। स्ट्रक्चर मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं कोर्स के अंदर। बात होगी बेसिक एनवायरनमेंट की, जिसे हम डेस्कटॉप टूल एनवायरनमेंट कहते हैं। मैं यहाँ पे डीटीई लिखूंगा उसे। फिर बात होगी मैटलैब की एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस मतलब उसको कहाँ कहाँ हम किस किस डोमेन में यूज कर सकते हैं, तो उसे मैं लिखता हूँ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से आपको समझ में आएगा कि हम कैसे मैटलैब को अलग अलग इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए, और काफी कुछ कर सकते हैं मैटलैब के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट हम सीखेंगे मैटलैब के अंदर कैसे हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे ग्राफ बना सकते हैं, कैसे डेटा साइंस वाला काम कर सकते हैं, या फिर डेटा एनालिटिक्स। तो हम बात करेंगे इसे, लिखेंगे विजुअलाइजेशन। ये होगी बात। और फाइनली हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी कोर्स का उद्देश्य होता है हैंड्स ऑन करना। तो हम लोग चीट शीट भी देखेंगे कि हम कैसे हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस कर सकते हैं अलग अलग कोर्स के अंदर। स्पेसिफिकली हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस की चीट शीट आपको टेक अवे के फॉर्म में मिलने वाली है। माय नेम इज अमित भट्ट, आई एम योर ट्रेनर फॉर दिस कोर्स। आई हैव मोर देन 14 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन वेरिएंट फील्ड्स, जिसमें मैंने बात की है अलग अलग टूल के अंदर, अलग अलग इंडस्ट्री में मैंने काम किया हुआ है। तो मिलते रहें और देखते हैं हम सेकेंड लेसन की तरफ, जहां हम बात करेंगे डेस्कटॉप टूल एनवायरनमेंट। तो अभी करता हूं क्लोज फर्स्ट लेक्चर और बात करते हैं सेकेंड सेशन की। और हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैटलैब की हिस्ट्री की, मैटलैब के कंप्यूटर्स की, और मैटलैब का इंडस्ट्री में यूज। शुरू करता हूं अबाउट मैटलैब। मैटलैब इज रिफर्ड एज मैट्रिक्स लेबोरेटरी। ये मैथवर्क्स कंपनी का प्रोडक्ट है। वी राइट इट एज मैथवर्क्स कंपनी। कब आया ये मैटलैब सिग्निफिकेंस में? यूजुअली क्या हुआ, जब हम फोर्ट्रन यूज करते थे, फॉर्मूला ट्रांसलेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसमें हमें कोई भी प्रोग्राम लिखने में थोड़ा सा टिपिकल सिंटेक्स यूज करना होती थी। अल्टीमेटली जो भी साइंटिस्ट होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी उन्होंने एल्गोरिदम बनाया है, उस एल्गोरिदम को वो अच्छे से यूज कर पाए। तो एक क्लीव मोलर का साइंटिस्ट हुए थे 1982 के 83 के आसपास। उन्हें लगा क्यों ना ऐसा एनवायरमेंट बनाया जाए जिसके अंदर कुछ फीचर्स हों। फीचर्स मतलब कि इस तरह की फीचर जिससे कि उनका प्रोग्राम आसानी से बन जाए, और जो उनका लॉजिक है वो पूरा का पूरा एज अ प्रोग्राम ही इंप्लीमेंट हो जाए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम कुछ चीजें चेंजेस करें किसी टूल के अंदर। क्या चेंजेस करें? लेस सिंटेक्स का यूज करें। लेस सिंटेक्स मतलब क्या? कोई भी प्रोग्राम अगर हम लिखते हैं तो वहां पे कर्ली ब्रैकेट्स, सेमी कॉलन, डेटा टाइप डिक्लेरेशन और काफी सारी टिपिकल सिंटेक्स हमें यूज करना होती है। तो मैटलैब के अंदर उन्होंने लेस सिंटेक्स यूज करने की कोशिश, जिससे कि हमारा काम आसानी से हो जाए। इसलिए मैटलैब प्रेफर किया गया दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जगह। लेकिन किंतु परंतु मैटलैब को कॉपी करने वाले बहुत सारे प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट आते गए, क्योंकि मैटलैब एक तरह का लाइसेंस टूल है जो कि पेड है। स्टूडेंट वर्जन के लिए वो फ्री अवेलेबल है, एवोल्यूशन वर्जन टेस्टिंग पर्पस के लिए भी वो एक बार का फ्री अवेलेबल है, फ्री फॉर अ मंथ। पर जो आप परमानेंटली यूज करना चाहते हैं फॉर दी पर्पस ऑफ सम इंडस्ट्री यूज या बिजनेस पर्पस के लिए, तो आपको मैटलैब खरीदना पड़ेगा। इसलिए ओपन सोर्स कम्युनिटी बहुत सारी आ गई जिन्होंने मैटलैब की कॉपी करना चालू। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कौन कौन से मैटलैब के थे? पहला ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जो कि अब काफी फेमस होता है, आईआईटी बॉम्बे ने काफी उसको यूज किया, उसका नाम साइलैब है, साइंटिफिक लेबोरेटरी। उससे ही मिलते जुलते कुछ प्लेटफॉर्म है जो कि मैटलैब की लाइब्रेरीज का यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास में LabVIEW है। ऑल्दो LabVIEW इज बेसिकली सिमिलर लाइक सिमुलिंक, जो कि मैटलैब का ही प्रोडक्ट है, पर हम लोग बात कर रहे हैं उसकी यहाँ पे, क्योंकि लैब भी बड़ा आसानी से GUI बेस्ड काम करता है। और आज की तारीख में सबसे फेमस जो टूल है, जिसको मैटलैब के काफी ज्यादा कॉम्पिटिटर मानते हैं, वो है पाइथन का मैटलिब, मैटप्लॉट लाइब्रेरी, जो प्योरली मैटलैब का ही कॉपी है। और उसके बाद भी मैटलैब का पावरफुल टूल बॉक्सेस कोई भी डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं बाकी चीजें जो मैटलैब के पास है। मैटलैब इमेज प्रोसेसिंग है, कम्युनिकेशन सिस्टम का टूल बॉक्स है, सिमुलेशन के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है सिमुलिंक, GUI डेवलपमेंट के लिए उनके पास गाइड है। अगर आप चैनल करना चाहते हैं कंप्यूटर विजन पे काम, तो आप इमेज प्रोसेसिंग टूल बॉक्स यूज कर सकते हो, कैमरा इंटरफेस कर सकते हो, IoT बेस्ड सिस्टम्स भी आप अप्लाई कर सकते हो मैटलैब के अंदर। अब बात करते हैं कि मैटलैब का इंडस्ट्री में यूज क्या, कौन कौन सी कंपनीज मैटलैब को यूज करती है। जहां भी हम बात करें कि हमें कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाना है, उसका पहले हमें सिमुलेशन करना है, तो हम मैटलैब की ओर जाएंगे। रीजन बीइंग, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए, उसमें हार्डवेयर कॉस्ट या फिर कुछ कॉस्ट लगती है, सॉफ्टवेयर कॉस्ट भी लगती है। तो पहले उसको सिमुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे BMW कंपनी को हेलमेट बनाना है, तो उन्हें हेलमेट बनाने के लिए भी पहले टेस्टिंग करना पड़ेगी कि स्पीड से वो जाए ये गाड़ी, और कब एक्सीडेंट होगा तो वो जो यूजर है उस हेलमेट को लगाया हुआ होगा, उसका सर नहीं फूटने वाला। ये सारा सिमुलेशन हम कर सकते हैं मैटलैब। इंडस्ट्री की बात करें तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मैटलैब को यूज कर रही है, और मैटलैब में बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है। यू विल गेट अ वेरी गुड जॉब इन मैटलैब।
मैटलैब में आपको जॉब की कोई भी समस्या नहीं है। केमिकल इंडस्ट्री में जाए, आईटी इंडस्ट्री में जाए, आईओटी की बात करें, एनालिटिक्स की बात करें, जहाँ हमें डेटा साइंस का यूज करना होता है। बड़ी बड़ी कंपनी आजकल डेटा साइंस के लिए काम कर रही हैं। तो आई वुड रिकमेंड यू टू यूज मैटलैब फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग एंड अर्निंग टू। तो इस वीडियो में बात हुई थी मैटलैब के फीचर्स की। तो हम लोग समराइज करते हैं। मैटलैब के फीचर्स जो है वो है बेसिकली मैटलैब इज अ प्योरली साइंटिफिक कंप्यूटेशन एनवायरनमेंट विथ लेस सिंटेक्स, विथ एडिशनल टूल बॉक्सेस और इतनी सारी चीजें। तो बेसिक मैटलैब की बात थी हिस्ट्री से लेके शुरू तक। तो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां बात होगी कुछ और मैटलैब की फीचर्स के अलावा हम करेंगे प्रोग्रामिंग पे बात। हेलो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फाइल्स की। किस तरह के डेटा टाइप होते हैं मैटलैब के अंदर, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फाइल्स की मैटलैब। मैं एक चाइल्ड नोड बनाता हूं और लिखता हूं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाइल्स। जब भी मैटलैब में कोई प्रोग्राम लिखते हो उसका एक्सटेंशन होता है .m फाइल। मतलब कि पहला एक्सटेंशन किसी भी मैटलैब प्रोग्राम का अगर आपको .m दिखता है मतलब वो मैटलैब की कोई फाइल है। वैसे ही अगर आपको क्रिएट करना है कुछ और तरह की फाइल्स मैटलैब के अंदर तो वो भी क्रिएट की जा सकती है। जब भी आप वर्क स्पेस का कोई डेटा सेव करते हो किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल में तो मैटलैब एक फाइल बनाता है .met, जिसको सेव और लोड कमांड से हम बना सकते हैं। हम लोग बात करते हैं कि मैटलैब के अंदर अगर हमें कोई ग्राफ है हमारे पास जो ग्राफ विंडो के फॉर्म में दिख रहा है उसे .fig फाइल फिगर फाइल भी उसे कहा जाता है। बात करते हैं अब यूजर इंटरफेस की। जब हमारे पास उस तरह का यूजर इंटरफेस होता है मैटलैब के अंदर उसे .gui फाइल भी कहते हैं, जो कि हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस गाइड बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास भी कुछ और तरह के थर्ड पार्टी फाइल्स भी होती है मैटलैब के अंदर जिन्हें हम .mex फाइल, मैटलैब एग्जीक्यूटेबल फाइल, अगर हम मैटलैब में कोई थर्ड पार्टी प्रोग्राम लाइक C++ का उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम मैक्स फाइल का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम चाहें तो मैटलैब के प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जिसे हम .exe कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास में मैटलैब की प्रोग्राम के साथ में एक ऑटो सेव फाइल बनती है जो कि एक तरह का ऑलरेडी बैकअप होता है, दैट इज .asv फाइल। सिमिलरली हमारे पास में अगर मैटलैब के अंदर और भी कुछ तरह की फाइल्स होती हैं जो कि सूडो कोड होता है मैटलैब में, कई बार हम सिक्योरिटी पर्पज के लिए उसको यूज करते हैं .p फाइल। मैटलैब के अंदर आपका सिमिलिंग अवेलेबल है जिसका अलग अलग फॉर्मेट आजकल हो गए हैं .mdl, .slv, वो भी हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फाइल्स की बात हो गई। अब बात करते हैं हम डेटा टाइप्स। तो अब बात होती है कि हाउ मेनी डेटा टाइप्स आर देयर इन मैटलैब। आप लोगों ने सुना होगा मेरे फर्स्ट सेशन के अंदर कि मैटलैब की सबसे अच्छी ब्यूटी है कि मैटलैब में कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका कतई मतलब ये नहीं है कि मैटलैब के अंदर डेटा टाइप नहीं होते। जैसे कि स्टैंडर्ड डेटा टाइप होते हैं न्यूमेरिक, जिसके अंदर इंटीजर और फ्लोट होते हैं। सिमिलरली हमारे पास कैरेक्टर होता है यहाँ पे। वैसे हमारे पास में होता है स्ट्रिंग्स। बाई डिफॉल्ट मैटलैब के अंदर न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है एज द फॉर्म ऑफ डबल मतलब 64 बिट। मैटलैब की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि मैटलैब में हर चीज एज अ मैट्राइसेस स्टोर होती है। मतलब मैट्रिक्स मैनिपुलेशन अगर करना चाहते हैं आप तो मैटलैब में कर सकते हैं। सबसे अच्छा पावरफुल फीचर जो मैटलैब का ये है कि नो नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप इन मैटलैब। मतलब जैसे C और C+ में हम लोग लिखते थे int x, यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप x बराबर 2 लिखते हो मतलब 2 इज असाइन टू x तो वो इंटीजर हो जाता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट इट इज स्टोर्ड एज डबल। क्यों होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। अगर आप x इक्वल टू a लिखते हो तो वो कैरेक्टर हो जाता है। वैसे x इक्वल टू 2.5 लिखते हो तो वो डबल हो जाता है डेसिमल, और x इक्वल टू अमित लिखते हो तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। जितने मैनिपुलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं आपको मैटलैब वो कर सकते हैं। बात करते हैं ऑपरेटर्स की। मैटलैब में तरह तरह के ऑपरेटर्स होते हैं मैटलैब के अंदर। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो कि काम आते हैं हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वैसे हमारे पास में रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं जो कि रिलेशन मतलब कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल में किए जाते हैं, जिनको हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। मैं RO लिखता हूँ। सिमिलरली हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर भी हैं जो कि कंपैरिजन का काम करते हैं फॉर द बिटवाइज ऑपरेशन। इसी की तरह हमारे पास में एक होता है जो बेसिकली ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ सर्टन मैथमेटिकल कंप्यूटेशन टू। जैसे कि हम अगर बिटवाइज के अलावा अगर हमको एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन करना है तो वहां भी हम डॉट स्टार का यूज करके कर सकते हैं। वैसे हमारे पास डिवीजन है तो डॉट डिवीजन करना पड़ता है, तो एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी कर सकते हैं। क्योंकि मैट्रिक्स का रूल ये कहता है कि मैट्रिक्स का दोनों का साइज बराबर होना चाहिए, साइज कंपेटेबल होना चाहिए, तो ही मैट्रिक्स के रूल फॉलो करता है, तो ही हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में इस हैंड्स ऑन सेशन की, जहां हम जानेंगे सारे डेटा टाइप डिक्लेरेशन को, सारे ऑपरेटर्स को और किस तरह की फाइल्स क्रिएट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हेलो एवरीवन, इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स की। कैसे डेटा टाइप डिक्लेरेशन करे बिना भी मैटलैब के अंदर डेटा टाइप हैंडल हो जाते हैं। न्यूमरिक में दो कैटेगरी होती है, इंटीजर, डबल। स्ट्रिंग्स
की बात करेंगे, कैरेक्टर की बात करेंगे और सब कुछ मैटलैब में डिफाइन होता है एज अ मैट्राइसिस। कैसे मैट्राइसिस बनाई जाती है, कैसे कॉलम वेक्टर यूज किए जाते हैं, कैसे रो वेक्टर यूज किए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की, कौन कौन से ऑपरेटर्स मैटलैब में होते हैं, और टाइप्स ऑफ फाइल्स को भी डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर हमारे आगामी सेशंस के अंदर। तो चलते हैं मैटलैब के डेस्कटॉप टूल एनवायरनमेंट को ओपन करते हैं। ये है हमारा मैटलैब टूल एनवायरनमेंट। इस मैटलैब टूल एनवायरनमेंट के अंदर आप देख रहे होंगे हमारी डेस्कटॉप के ऊपर एक कमांड प्रॉम्प्ट है जहां पे हम कमांड लिखते हैं। जैसे मैंने x बराबर 3 लिखा, इसको पढ़ते हैं 3 इज असाइन टू x। 3 यहाँ पे इंटीजर है। अगर मैं इसको सेमीकोलन टर्मिनेट करूंगा तो ये एग्जीक्यूट तो होगा पर इसके अंदर का रिजल्ट डिस्प्ले यहाँ नहीं हो। अब इसका अगर हम टाइप देखना चाहते हैं तो हम डबल क्लिक करके वर्कस्पेस में देख सकते हैं कि मैटलैब में बाय डिफॉल्ट इसको 1x1 डबल लिखा है, मतलब न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट डबल की तरह स्टोर होती है मैटलैब के अंदर। अगर हम चाहें तो इसको y इक्वल टू 3.5 लिखते हैं या 5.5 लिखते हैं और फिर सेमीकोलन करते हैं तो भी y का इंफॉर्मेशन डबल ही रहेगी क्योंकि y डबल था, देख लीजिए आप। लेकिन अगर हम y इज इक्वल टू एक नया वेरिएबल बनाकर हम लिखते हैं a और सेमीकोलन लगाते हैं तो देखिए z में हमें क्या स्टोर होता है, कैरेक्टर। तो z इज बेसिकली कैरेक्टर। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप को हैंडल करता है मैटलैब। बाय डिफॉल्ट अपने असाइन जो करते हो वैसे ही डेटा टाइप वेरिएबल असाइन हो जाता है। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की। मैटलैब के अंदर तरह तरह के ऑपरेटर्स हैं। प्लस ऑपरेटर जिसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर से शुरू करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर पहला एडिशन, अगर x प्लस वाई करते हैं हम लोग हमें क्या आउटपुट आता है, ये देखिए 8.5, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है। वैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं x और y के बीच में। जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं यहाँ पे। क्लियर स्क्रीन कर देते हैं CLC से ताकि हमारी विंडो छोटी हो जाए। बात करते हैं हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद में हमारे पास कुछ डिवीजन ऑपरेटर्स हैं। कई बार ऐसा स्टेटस आता है जब हमें रो बाय रो, एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन करना होता है। मैट्रिसेस कैसे क्रिएट करते हैं मैटलैब में, उसके पहले हम रो वेक्टर की बात करते हैं। कोई मैट्रिक्स जो होती है रो और कॉलम से मिलकर बनती है। 1, 2, 3 अगर हम लिखते हैं तो एक हमारा रो वेक्टर होता है। यहाँ देख सकते हैं आप x जो बना है 1x1 का एक मैट्रिक्स बन गया है। ये देख सकते हैं 1x3 का मैट्रिक्स बन गया। इसमें 3 कॉलम्स है और एक रो है। y को हम डिक्लेयर करते हैं। y को हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर बनाना चाहते हैं तो उसके पहले हम देखते हैं कैसे हम कॉलम वेक्टर बना सकते हैं। तो सेमीकोलन लगाता हूँ, फिर एक सेमीकोलन लगाता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये हमारा कॉलम वेक्टर बने। इसी तरीके से हम चाहे तो मैट्रिसेस को भी बना सकते हैं। तो ये होता है हमारा काम तरीका जिसमें कि हम डिक्लेरेशन करते हैं अलग अलग तरह के वेरिएबल्स को और अलग तरह के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड्स को। अगर हम चाहें तो एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम डॉट स्टार यूज कर सकते हैं। जब हम लोग डॉट स्टार यूज करते हैं तो कुछ इस तरह का हमें रिजल्ट मिलता है। स्क्वायर देखिए 1 2 3 था, उसका स्क्वायर हमें 149 मिल गया। दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन। वैसे ही हम लोग एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवीजन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की। तरह के ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं जो कंपैरिजन के लिए होते हैं। जैसे हम x बराबर x इज ग्रेटर देन 3 या हम x को वैल्यू असाइन करते हैं लेट्स से 3 और हम कंपेयर करते हैं उसको 3 से। दिस इज वन मोर वे टू कंपेयर x। देखिए इसका आउटपुट 1 आ रहा है, मतलब ट्रू। ये इसको बोलते हैं हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं x को 3 के साथ में। अगर हम देखना चाहते हैं कि x क्या 4 से बड़ा है, आउटपुट देखिए 0 आया है, मतलब ये बेसिकली ग्रेटर देन लेस देन वाली बात है। आउटपुट हमें हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट हमेशा बुलियन मिलता है। वैसे हमारे पास में एंड ऑपरेटर जो कि मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करने के लिए हम इस्तेमाल करने में प्रयोग में आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, एक्सऑर, नॉट, इस तरह के ऑपरेटर्स मैटलैब में अवेलेबल है। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग समझ पाए कि डेटा डिक्लेरेशन कितना ईजी हो जाता है मैटलैब के अंदर। अर्थमेटिक ऑपरेटर कितने आसानी से मैटलैब में किए जाते हैं यूज। अब बात करेंगे हम बड़े प्रोग्राम्स की जहां हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ फाइल्स पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे कैसे मैटलैब में टाइप्स ऑफ फाइल्स काम करती हैं। .m फाइल जिसके स्क्रिप्ट और फंक्शंस क्या होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर पे आइए और सुनिए कैसे हम लोग स्क्रिप्ट्स और फंक्शन बना सकते हैं मैटलैब के अंदर। हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग टोटली हैंड्स ऑफ सेशन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ फाइल्स की। मैटलैब में कैसे फाइल्स बनाई जाती हैं और सबके एक्सटेंशंस क्या होते हैं। अगर हम .m फाइल में काम करना है तो हम एडिट करके यहाँ पे एंटर करते हैं तो .m फाइल मिलती है। अगर इसको हम सेव करेंगे तो इसका एक्सटेंशन जो मिलेगा हमें .m मिलेगा। हम चाहें तो इसका नामकरण भी बहुत बड़ा रूल है इसका कि हाउ टू नेम दिस फाइल। यूजुअली पीपल राइट लाइक दिस 1 2 3 .m। दिस इज नॉट अ राइट वे, ये सही तरीका नहीं। हमेशा नाम ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप समझ पाओ कि आपका प्रोग्राम क्या काम करता है। ये अल्टीमेटली मैटलैब के अंदर वो प्रोग्राम वैसे ही कॉल होता है।
अब बात करते हैं हम डॉट एएसपी फाइल की। जब भी कोई मैटलैब का प्रोग्राम बनाया जाता है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा डॉट एएसपी ऑटो सेव फाइल बनती है जो एक तरह का बैकअप होता है। फिर हम बात करते हैं कि हम कैसे मैटलैब के अंदर फिगर फाइल्स यूज कर सकते हैं, कैसे फिगर विंडो का इस्तेमाल किया था। तो आप देख सकते हैं कि मैटलैब के अंदर कोई भी प्रोग्राम अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, ग्राफ अगर हमारे मैटलैब के अंदर आता है प्लॉट करने, तो फिगर फाइल होती है। जैसे मान लीजिए वाई है हमारे पास, हम इसको प्लॉट करते हैं कुछ, तो अल्टीमेटली ये जो फाइल बनी है फिगर फाइल है। इसका एक्सटेंशन डॉट फिग होता है अगर इसको हम सेव करेंगे तो। फिगर फाइल के अलावा हमारे पास जीयूआई फाइल होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं उसको, जहां पे हम लोग कोई भी जीयूआई अगर मैटलैब बनाएंगे गाइड के अंदर, गाइड एक टूल बॉक्स है मैटलैब के अंदर, उसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वहां हमें जो फाइल मिलती है वो डॉट जीयूआई फाइल मिलती है जो कि कोड फाइल होती है, डॉट फिग फाइल जो कि बेसिकली डिजाइन फाइल होती है। बात करते हैं अब डॉट मैक्स फाइल की। मैक्स फाइल बनाने के लिए हमारा बड़ा आसान तरीका है। अगर हम कोई भी प्रोग्राम मैटलैब का सी या सी प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर मैटलैब के अंदर सी प्लस का प्रोग्राम कॉल करना चाहते हैं, तो हमेशा हम एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को यूज करते हैं जिसको मैक्स फाइल भी कहा जाता है। एप्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली मैटलैब कोडर नाम का टूल मिल जाएगा। इसकी मदद से आप हमेशा कोई भी EXE फाइल मैटलैब एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सकते। अब बात करते हैं EXE फाइल्स की। एग्जीक्यूटेबल फाइल नाम से पता लग रहा है, बेसिकली तब बनाई जाती है वो जब हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं हमारा प्रोग्राम ऐसी जगह जहां मैटलैब इंस्टॉल नहीं है। उसको जनरेट करने के लिए भी हमारे पास में एक मैटलैब का टूल है जिसको हम एप्लीकेशन डेवलपर कहते हैं, जहां पे हम एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एप्स के अंदर एक फॉर्मेट मिलेगा। यू कैन सी, गो डाउन, यू विल गेट अ एप्लीकेशन कंपाइलर। इन पर्टिकुलर टूल का इस्तेमाल करके आप EXE भी बना सकते हैं। तो शायद आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे डॉट एम फाइल, डॉट फिग फाइल और डॉट ASP फाइल का यूज करते हैं मैटलैब के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल में प्रोग्राम्स की, कैसे स्क्रिप्ट बनाई जाती है, कैसे फंक्शन बनाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। या इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम कैसे स्क्रिप्ट बना सकते हैं मैटलैब के अंदर। स्क्रिप्ट बनाने के लिए हमें कमांड विंडो पर टाइप करना है एडिट, एडिट करके एंटर करते हैं। जो भी हम सेट ऑफ कमांड्स कमांड विंडो में लिखते थे वो यहाँ पे हम लिख देंगे। जैसे कि हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है एडिशन का, तो हमने यहाँ लिखा x बराबर 2, मतलब 2 इज असाइन टू x। इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट इसलिए किया ताकि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो हो पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है उनका रिजल्ट कमांड विंडो पर ना आए। फिर हमने एक वेरिएबल और लिया y इज इक्वल टू 2 सेमीकोलन और एंटर मारा। एक थर्ड वेरिएबल लिया z, उसको हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करके x प्लस वाई, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। अगर हम चाहें तो इसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं विद यूजिंग प्रिंटफ और दूसरे कमांड्स के थ्रू, डिस्प्ले के थ्रू। अब इसको सेव करना है तो कंट्रोल S करते हैं। सेव करने के इसका नामकरण हमें देना, नेम देना है। नेम देने के लिए हमें इसको करंट डायरेक्टरी में सेव करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज है मेरी ये स्क्रिप्ट की, तो मैं इसको लिखता हूँ टेस्ट अंडरस्कोर एग्जाम्पल 1 और एक्सरसाइज 1, समथिंग लाइक दैट। कभी भी नेम कन्वेंशन ऐसा होगा इसमें अंडरस्कोर आएगा। इसको सेव किया। अब इसको जब एग्जीक्यूट करना है तो कमांड विंडो का तरीका यह है, कमांड विंडो से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर सिर्फ नेम ऑफ द फाइल लिखोगे तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। नो नीड टू राइट एक्सटेंशन हियर, EX1 और एंटर मारा है। इसका रिजल्ट आ गया 4। देख रहे हैं आप, पर बाकी रिजल्ट डिस्प्ले कमांड विंडो पर नहीं होंगे। देखिए नहीं हो रहे क्योंकि सेमीकोलन लगा दिया। लेकिन इस तरह के प्रोग्राम को हम कहते हैं स्क्रिप्ट, क्योंकि स्क्रिप्ट जो होता है बेसिकली हमेशा वही एग्जीक्यूट करता है जो लॉजिक लिखा होता है कमांड हम लोगों ने अपने प्रोग्राम के अंदर। अगर हम चाहते हैं कि प्रोग्राम हमारा डायनेमिकली एग्जीक्यूट हो, मतलब हम नंबर ऑफ इनपुट्स दे पाए खुद ही, तो हम वो भी कर सकते हैं मैटलैब के अंदर। स्क्रिप्ट के बारे में डिटेल हैंड्स ऑन सेशन हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी हम बात कर लेते हैं UDF, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन। हम होम के अंदर जाते हैं, यहाँ हम न्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है, हमें फंक्शन पे क्लिक करते हैं। फंक्शन जैसे क्लिक करेंगे ऐसा सिंटेक्स, ऐसा बिहेवियर हमें दिखेगा। जहाँ फंक्शन कीवर्ड ब्लू रंग से दिखेगा। आउटपुट आर्गुमेंट जो भी हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं आउटपुट, वो यहाँ पे दिखेंगे। अनटाइटल्ड, जहाँ पे फंक्शन का नाम और इनपुट आर्गुमेंट्स। जैसे हम एक फंक्शन बनाते हैं, लेट्स से हमको फंक्शन बनाना है टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, तो हमने लिखा इवन और ऑड। थोड़ा टफ हो जाएगा। हम बेसिकली सिर्फ ऐसा करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं जो कि रिजल्ट जनरेट कर रहा है, दैट्स ऑल, सम वाला ही, ठीक है। कोई भी सेट ऑफ इनपुट्स दिया और रिजल्ट जनरेट हो जाएगा सम वाला, तो हमने लिख दिया फन सम SM। इनपुट आर्गुमेंट हमने दे दिए 2 x, y और रिजल्ट लिख दिया यहाँ पे RES। वट एवर इनपुट वी आर गिविंग इट विल टेक इट एज एंड विल जनरेट अ रिजल्ट। तो हम RES इक्वल टू x प्लस y लिख देते हैं, ठीक है। और इसको हम बस दैट्स ऑल। अब इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने का रूल ये है कि यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट में हमेशा नाम क्या दिया था,
खुद के हिसाब से नामकरण किया था, नेमिंग कन्वेंशन हमने फॉलो की थी, लेकिन फंक्शन का नाम वही होना चाहिए जो फंक्शन फाइल का नाम वही होना चाहिए जो फंक्शन का नाम है, सेव करते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका भी वही है कि हमें फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है कमांड विंडो के थ्रू। हमने यहाँ लिखा फन सम, जैसे हम फन सम लिखेंगे देखिए इनपुट आर्गुमेंट लेता है, जैसे हम यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स लगाएंगे वो हमें पूछेगा एक्स और वाई। मैंने 3 भेजा, 4 भेजा, ये देखिए मुझे समेशन मिल जाएगा 7। अगर मैं 3.5 भेजता हूँ डेसिमल वैल्यूज तो भी ये समेशन देगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे स्क्रिप्ट्स और फंक्शन बना सकते हैं मैटलैब में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा कि हम कैसे प्रोग्राम लिख सकते हैं स्क्रिप्ट्स बनाकर, फंक्शंस बनाकर। अगले वीडियो में चलते हैं जहां हम डिटेल फंक्शंस को, डिटेल स्क्रिप्ट्स को डिस्कस करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, ये वीडियो छोटा था और इजी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां बात होगी ज्यादा से ज्यादा कोडिंग की, फंक्शंस की, स्क्रिप्ट्स की और लॉजिक्स, ऑपरेटर्स और इफ एल्स कंडीशन। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स मैनिपुलेशन ऑपरेशंस की। मैट्रिसेस कैसे क्रिएट करते हैं मैटलैब के अंदर। मैट्रिसेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड वेक्टर्स, रो एंड कॉलम वेक्टर्स। तो हम लोग बात करते हैं पहले रो वेक्टर क्रिएट करने की। रो वेक्टर कैसे क्रिएट किया जाता है, देखिए मैंने 1 लिखा है, स्पेस 2 लिखा, स्पेस 3 लिखा, ये मेरा रो वेक्टर बन गया। अगर मैं चाहता हूँ कॉलम वेक्टर क्रिएट करना तो मैं कैसे क्रिएट करूंगा कॉलम वेक्टर। मैंने लिखा 4 सेमी कॉलन 5 सेमी कॉलन 6, ऐसे क्रिएट होता है मेरा कॉलम वेक्टर। अब मैं बात करता हूं कि मैं रो वेक्टर, कॉलम वेक्टर तो क्रिएट कर लिया, अब मुझे फाइनली एक कंप्लीट मैट्रिक्स क्रिएट करनी है मैटलैब के अंदर। तो वो कैसे क्रिएट की जाएगी, 1 2 3 सेमी कॉलन 4 5 6 सेमी कॉलन 7 8 9। मैं चाहता था इसको ऐसे भी लिख सकता था x सेमी कॉलन y, तो भी क्या क्रिएट हो जाती है। तो देखते हैं हम लोग, अगर मैं x सेमी कॉलन y लिखता हूँ तो भी क्रिएट होगी क्या ये? नहीं। क्यों नहीं होगी, कोई बता पाएगा? क्योंकि 2+2 का हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल, रीजन बीइंग हमारे पास में कॉलम वेक्टर्स और रो वेक्टर्स के बीच में हमको चाहिए, ना कि हम लोग x को हम लोग बेसिकली रो बना रहे हैं और y को हम बना रहे हैं कॉलम, जो कि ऑलरेडी कॉलम है। तो दिस इज नॉट अ राइट वे टू क्रिएट अ मैट्रिसेस इन मैटलैब, ये तरीका सही नहीं होगा। तो अब बात करते हैं आगे कि हम सिंगल इवनली स्पेस रो वेक्टर कैसे बना सकते हैं मैटलैब के अंदर। जैसे मैंने टी एलिमेंट लिखा, हमेशा इसका सिंटेक्स होता है कि सबसे पहले आप फर्स्ट एलिमेंट भेजते हो जहाँ से इनिशियलाइज करना है, फिर कितना इंक्रीमेंट करना है आपको, लेट्स से 2 से इंक्रीमेंट करना है, कहाँ तक जाना है, 10 तक गया, दिस इज कॉल्ड एज इवनली स्पेस रो वेक्टर। देख लीजिए आप, हर बार इसका इंक्रीमेंट जो आया है वो 2 से ही आया है। अब बात करते हैं लीनियरली स्पेस और लॉग स्पेस की। दो तरह के और मैट्रिसेस क्रिएट करने के तरीके होते हैं। लीनियर स्पेस तब यूज किया जाता है हमारे पास में स्पेसिंग जो होती है वो लीनियरली होती है, एज इन स्टार्टिंग वेक्टर हमारे पास होता है जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट पॉइंट तक हम जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 स्टार पाई लिख देता हूँ, रेडियंस की बात चल रही है, कॉमा, अब मुझे लास्ट एलिमेंट मतलब कि कितने एलिमेंट चाहिए इन दोनों के बीच में, ठीक है। टोटल एलिमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, लास्ट पॉइंट 2 पाई है। अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूँ यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट 100 वैल्यूज मुझे मिलती हैं। अगर मैं चाहूँ तो इस वैल्यूज को वेरी भी कर सकता हूँ। CLC इज बेसिकली यूज टू क्लियर द स्क्रीन, सबको पता है ये। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि क्लियर स्क्रीन करने के लिए हम CLC यूज करते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया 200, तो मेरे पास ये आ गया मैट्रिसेस का एक तरीका। यूजुअली मैट्रिसेस में एक और चीज होती है कि हमारे पास एक डॉट मेट फाइल होती है। व्हाट डू मीन बाय डॉट मेट फाइल? जो भी वर्क स्पेस में हमारे वेरिएबल यहाँ दिख रहे हैं आपको, आंसर t x y z, अगर हम चाहें तो इनको परमानेंटली स्टोर भी कर सकते हैं हार्ड डिस्क में। परमानेंटली स्टोर करने का मतलब क्या है? बेसिकली वर्क स्पेस का फायदा यह है कि वर्क स्पेस स्टोर्स ऑल दी वेरिएबल्स जब तक कि हमारा मैटलैब का सेशन रहता है। मतलब इट इज बेसिकली टेम्पररी स्टोरेज ऑफ मैटलैब। जैसे हम मैटलैब को बंद कर देंगे वेरिएबल्स यहाँ से चले जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, पर मैं इसको स्टोर करना सिखाता हूँ। देयर इज वन कमांड, सेव नेम ऑफ द फाइल। जैसे मैंने लिख दिया इसको माई मैट और एंटर कर दिया। जैसे एंटर करूँगा एक मैट फाइल बनेगी। देखिए यहाँ पे वर्क स्पेस में आप देख सकते हैं, उसके ऊपर मेरे पास में जो करंट डायरेक्टरी है वह mymat.mat बन गया। अगर मैं क्लियर ऑल कर दूं, क्लियर ऑल बेसिकली यूज करते हैं जब हम वर्क स्पेस को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर ऑल कर दिया। और नेक्स्ट डे जब मैं अपना वापस से सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैटलैब का, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे प्रोग्राम के अंदर जो भी मैंने वेरिएबल यूज किए थे उनके रिजल्ट्स में वापस से रिट्रीव करना चाहता हूँ वर्क स्पेस के अंदर, तो मैं यूज करूंगा लोड कमांड स्पेस mymat। दिस हाउ आई क्रिएट अ मैट्रिक्स फॉर्मेट फाइल, डॉट मेट फाइल भी कहा जाता है। कुछ यूजफुल कमांड्स और होती है मैटलैब के अंदर जो हम लोग यूज करते हैं। सम, सबको पता है सम कैसे निकाला जाता है। कभी भी किसी कमांड को अगर हम सम कमांड यूज करेंगे तो बेसिकली वो जितने भी रो और कॉलम वेक्टर्स है उनका सम निकाल के हमें दे देगा। एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, तो मीन कमांड यूज करेंगे। तो फटाफट मैं लिखता हूँ सम, ब्रैकेट में जो भी हमारे पास मैट्रिसेस है, लेट्स से z लिखा,
और एंटर मारा, सम मिल गया हमें, इंडिविजुअल एलिमेंट्स का मिलेगा यहाँ पे सम। अगर हमने सम ऑफ कॉलम वेक्टर लिखा तो कॉलम वेक्टर मिलेगा, सम ऑफ रो वेक्टर मिलेगा, सम ऑफ रो वेक्टर मिलेगा। वैसे हम मीन निकाल सकते हैं, मीन कमांड है, मीन ऑफ जेड तो ये पास कर दिया। वैसे हम चाहें तो एवरेज, सबको पता है कैसे निकलता है एवरेज का फॉर्मूला, लेंथ भी निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर वेक्टर की, लेंथ ऑफ द वेक्टर्स, दैट इज अ लेंथ कमांड। जो भी हमारे कोई रो वेक्टर कॉलम वेक्टर उसकी लेंथ को हम निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ टी लिखते हैं तो ये हमें 6 मिल गया, क्योंकि 6 एलिमेंट्स यहाँ पे 0 2 4 6 8 10, ठीक है। शुरुआत यहाँ से हमें 0 से मिल रही है, इसलिए लेंथ ऑफ वेक्टर उसने बता दिया, राइट। 0 2 4 6 8 10 टोटल हो गए 6 वीडियो में। क्योंकि मैट्रिक्स मैनिपुलेशन में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रीशेप करना मैट्रिसेस को, मैट्रिक्स को कॉन्केटेनेट करना, मींस कॉन्केटेनेट करना, मैट्रिसेस को हम लोग कैसे इटरेट कर सकते हैं, कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, तो उन पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले क्लियर स्क्रीन लिखता हूँ CLG से। अब मेरे पास एक मैट्रिसेस है 3x3 की Z, उसको रीशेप करना चाहता हूँ मैं। रीशेप का रूल ये है कि मैट्रिसेस जब भी आपको रीशेप करनी है, ठीक है, तो आपके पास में m×n मैट्रिसेस अगर पेरेंट मैट्रिक्स है तो दूसरी मैट्रिक्स जो है वो भी उसके बराबर ही होना चाहिए, मतलब उसके डायमेंशन सेम होना चाहिए। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को रीशेप करना चाहते हैं आप, तो रीशेपिंग के लिए आपके पास फंक्शन है रीशेप। आप रीशेप यूज करेंगे और जो भी मैट्रिक्स है उसको पास करेंगे, जिस भी मैट्रिक्स का डायमेंशन है, तो m×n इज इक्वल टू p×p होना चाहिए। मतलब पेरेंट मैट्रिक्स अगर है उसका डायमेंशन n×n है, और जो, या ऐसा बोले पेरेंट मैट्रिक्स का डायमेंशन p×q है, तो दूसरे का m×n होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं, मैट्रिक्स पास करेंगे, कॉमा, मेरी मैट्रिक्स जो है वो 3x3 की है, तो मैं उसको 1,9 में भी रीशेप कर सकता हूँ। ये देखिए, दिस इज हाउ आई रीशेप द मैट्रिसेस इन मैटलैब। आई गेस ये समझ में आया होगा, बड़ा आसान सा तरीका था। किसी मैट्रिसेस को अगर हमें एक्सपांड करना है, मतलब बड़ा करना है, खोलना है, तो कैसे हम मैट्रिसेस को इटरेट कर सकते हैं, या इटरेशन बोलते हैं। फर्स्ट एलिमेंट अगर हमें देखना है तो 1,1 लिखता हूँ, ये देखिए मुझे 1 मिल गया। सेकेंड एलिमेंट चाहिए 1,2 लिखता हूँ। दिस इज हाउ यू इटरेट दी मैट्रिसेस इन मैटलैब, जिसको हम लोग मैट्रिक्स को एक्सपांडिंग भी कहा जाते हैं। अब बात करते हैं अपेंड ऑपरेशन। अपेंड ऑपरेशन का मतलब है कि हम दो मैट्रिसेस को आपस में अपेंड कर सकते हैं क्या। तो मैं क्रिएट करता हूँ एक मैट्रिक्स फटाफट आपके लिए, इसको ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या वो आपस से मैट्रिक्स बन जाएगी। ये देखिए बन गई, z के पावर में अगर हम ऐसा डैश लिखते हैं वो ट्रांसपोज ऑपरेशन होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, 2-3 मैट्रिक्स को आपस में कॉन्केटेनेट करके या फिर अपेंड करके बताते हैं पहले, फिर कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन की बात करेंगे। अपेंडिंग ऑफ अ रो और अ कॉलम इन अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में रो या कॉलम को कैसे अपेंड करते हैं। जैसे हमारे पास में z है एक मैट्रिक्स 1,2 सेमीकोलन 3,4, ये मैट्रिक्स है हमारे पास। अब इसमें हमको एक और कॉलम अपेंड करना है, तो हम एक कॉलम बनाते हैं लेट से E, और उसको लिखते हैं 5 सेमीकोलन 6। डू यू थिंक ये अपेंड हो जाएगा? कैसे करेंगे इसको? तो मैंने W नाम की मैट्रिक्स बनाई, और अगर मैं यहाँ पे Z लिखूं तो मुझे कॉमा लगाना है कि सेमीकोलन लगाना है? कोई इसमें गैस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे सोच के कि हम अगर सेमीकोलन लगाएंगे तो हम लोग बेसिकली कोई भी वेक्टर का, कॉलम वेक्टर को कॉन्केटेनेट कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर। तो हम कोशिश करते हैं, ये देखिए मैंने किया। दिस इज अ रॉन्ग वे टू कॉन्केटेनेट बिकॉज ये रो ऑपरेशन है, ठीक है। तो रो ऑपरेशन करने के लिए हमेशा आपको क्या लिखना पड़ता है, Z, क्योंकि रो में लेके आना है, कॉमा E। अब देखिए चलेगा, दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। समझ में आया सबको? अब बात करते हैं आगे हम लोग कि हमें अगर मान लीजिए रो वेक्टर कॉन्केटेनेट करना तो सेमीकोलन लगाएंगे। शायद आएगी समझ में। कॉलम वेक्टर जब भी हमको अपेंड करना है, नॉट कॉन्केटेनेशन, अपेंडिंग करनी है, तो हम लोग कॉमा लगाएंगे, और अगर हमें रो वेक्टर अपेंड करना है तो हमेशा हम सेमीकोलन लगाएंगे। अब बात करते हैं डिलीशन ऑफ द मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स से कोई एलिमेंट डिलीट कैसे करेंगे, तो उस एलिमेंट को हमें पहले सर्च करना पड़ेगा। लेट से मैं डिलीट करना चाहता हूँ ऑल रो और फर्स्ट कॉलम, और उसका सेकेंड एलिमेंट में डिलीट करना चाहता हूँ लेट से, ठीक है, और मैं उसको इक्वेट कर देता हूँ नल मैट्रिक्स से। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि Z जो है मेरा बेसिकली अभी जो था ना, Z12 सेमीकोलन 3,4 था, मेरे पास 3x3 की मैट्रिक्स नहीं है Z, तो मैंने यहाँ पे Z को 3x3 की मैट्रिक्स पहले बनाना पड़ेगी। तो मैं बनाता हूँ 1 स्पेस 2 स्पेस 3 सेमीकोलन 4 स्पेस 5 स्पेस 6 सेमीकोलन 7 8 स्पेस 8 स्पेस 9। ये देखिए मेरा बन गया। अब मैं वापस से Z वाला कमांड लिखता हूँ तो अब चलना चाहिए, ठीक है। अभी भी क्यों नहीं चल रहा है? कोई एनीबडी कैन कमेंट ऑन दिस? कोई बता सकता है क्या रीजन है? क्योंकि मैंने सेमीकोलन यूज नहीं किया है। ये देखिए यहाँ पे होती है गलती, ऐसे करते हैं हम काम तो हो जाती है गलती। 369 ये हमें मिल गया मैट्रिक्स का डिलीशन ऑपरेशन। लास्ट पे आते हैं हम कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन, जहाँ पे हम लोग दो मैट्रिक्स को आपस में कॉन्केटेनेट कर सकते हैं।
कॉन्कैटिनेशन एक तरह का ऑपरेशन है जिसमें हम लोग दो मैट्रिक्स को अपने आप में जोड़ के नई मैट्रिक्स, बड़ी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ये भी बड़ा आसान तरीका है, जब भी हम कोई मैट्रिक्स को कॉन्कैटिनेट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं मैटलैब के अंदर, बड़ा आसान तरीका है। तो आई गेस ये आपको सारे। हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम लोग नए वीडियो में जहां हम लोग बात करेंगे मैट्रिसेस ऑपरेशंस की। मतलब जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, वो कैसे हम लोग मैट्रिसेस पे भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास एक मैट्रिसेस है, यहाँ पर हम एक और मैट्रिक्स बना लेते हैं। This is how I create a matrices. Now I would like to do some mathematical operation over it. जैसे a प्लस बी अगर मैंने किया तो मुझे एडिशन ऑपरेशन होगा, a माइनस बी किया तो मेरे पास सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैंने a इंटू बी कर दिया, डिवीजन करना है तो मैंने a डिवाइडेड बाय b कर दिया। ये सारे ऑपरेशंस होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अगर आपको एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब पावर फंक्शन करना है, तो वो भी आप मैटलैब में कर सकते हैं। a की पावर, तो पावर फंक्शन यूज करता हूँ, यहाँ पे मैं कैप लगा दिया, मैंने 2 कर दिया, तो मेरे पास में पावर फंक्शन काम करने लगा। मुझे अगर डिवीजन भी दो तरह के, राइट डिवीजन, लेफ्ट डिवीजन, अगर मैं ऐसा यूज करता हूँ तो ये हमारे पास में एक तरह का राइट डिवीजन है। लेफ्ट डिवीजन यूज करना है तो मैं ये वाला स्लैश यूज करूंगा। दिस हाउ आई डू डिवीजन ऑपरेशंस। एंड सिमिलर ऑपरेशंस चलेंगे मैट्रिसेस में, जो हम लोगों ने सिंपल न्यूमेरिक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम करते हैं। अब रिलेशन ऑपरेटर जो कि कंपैरिजन के लिए काम करते हैं, जैसे मैंने a इज ग्रेटर देन b किया, तो दिस इज हाउ आई कंपेयर इट। इसका रिजल्ट लॉजिकल 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि फॉल्स है ये। अगर मैं लिखा b इज ग्रेटर देन a, ये लिखिए ट्रू आ रहा है रिजल्ट। इसको बोलते हैं रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर तरह के होते हैं, लेस देन इक्वल टू, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो बहुत तरह के हो सकते हैं। अगर मैं नॉट इक्वल टू का, तो टिल्डा ऑपरेशन मुझे यूज करना होता है। z is not equal to, sorry, a is not equal to b, ये एक तरह का ऑपरेशन मेरे पास में आ गया है, रिलेशनल ऑपरेटर वाली बातें। अब कौन सा ऑपरेटर और बच गया है जो हम मैट्रिसेस में यूज कर सकते हैं, जिसको लॉजिकल ऑपरेटर भी कहा जाता है, जिसमें हम लोग और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, एक्सर ऑपरेशन, लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन यूज करते हैं। तो पहले हम एंड ऑपरेशन देखते हैं। अगर मैंने एंड का साइन लगाया, दिस इज हाउ आई डू द एंड ऑपरेशन इन मैटलैब, तो मुझे रिजल्ट आएगा लॉजिकल। ठीक है, वैसे ही मैं और ऑपरेशन कर सकता हूँ, दिस इज और ऑपरेशन। सिमिलरली मेरे पास में नॉट ऑपरेशन है, और वैसे ही एक्सर ऑपरेशन, जिनको मैं यूज कर सकता हूँ। नॉट ऑपरेशन अगर मुझे करना है तो मैंने एक टिल्डा साइन आगे लगा दिया और ए लिख दिया मैट्रिसेस को, तो मुझे नॉट ऑपरेशन मिल गया। सिमिलरली हम चाहे तो एक्सर ऑपरेशन भी कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव और होता है। तो बात हो गई है मैट्रिसेस के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, रिलेशनल ऑपरेटर की, लॉजिकल ऑपरेटर की। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं जहां हम लोग बात करेंगे एक और डेटा टाइप की मैटलैब में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्स और सेल इन मैटलैब। अरे को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट। हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स। जब अभी तक हम लोगों ने अरेज की बात करी थी, स्ट्रक्चर अरे भी क्या है मैटलैब के अंदर, एक और डेटा टाइप। बेसिकली अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। वैसे ही स्ट्रक्चर जो होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज इन अ फील्ड। किसी फील्ड में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे सी के अंदर हम लोग यूज करते थे स्ट्रक्चर, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग चाहे तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं मैटलैब के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना है स्टूडेंट नाम का, तो मैंने लिखा स्टूडेंट, पहला एलिमेंट मेरा स्ट्रक्चर का है नेम, तो डॉट लगाया मैंने, लिखा नेम इज इक्वल टू, कोट्स में लिखा राज। अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर जाता हूँ, नेक्स्ट फील्ड के ऊपर जाता हूँ, जहाँ पे मैं स्टूडेंट का रोल नंबर भी एंटर करना चाहता हूँ किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर। डॉट रोल नंबर, तो मैं इसको आर नंबर लिखता हूँ, और मैंने उसमें पास कर दिया रोल नंबर। न्यूमेरिक डेटा है तो यहाँ पे क्यों ना इसको डायरेक्टली पास किया जाए, 007। बन गया मेरा स्टूडेंट नाम का डेटा टाइप, जिसमें कि स्ट्रक्चर है वो, तो मैं देखूँ स्ट्रक्ट नाम से वो होना चाहिए मेरे वर्क स्पेस के अंदर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे स्ट्रक्चर, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 1+1 का स्ट्रक्चर में 2 फील्ड्स बन गया है। इस तरह से बनता है स्ट्रक्चर। अब मैं स्ट्रक्चर को एक्सेस कैसे करता हूँ? अगर मैं स्ट्रक्चर को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैंने स्टूडेंट, फर्स्ट एलिमेंट अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो स्टूडेंट ब्रैकेट में 1 लिखा। मैं उसका नेम देखना चाहता हूँ कि एक ही एलिमेंट डाला है अभी, अगर मैं चाहूँ तो इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स भी स्टोर कर सकता हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। डॉट नेम लिखा मैंने, तो ऑब्वियस रिजल्ट क्या आएगा, राज। देखिए अगर मेरे पास में 2 एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे एक और स्टूडेंट स्टोर होता, ठीक है, उसका नाम अगर मुझे एक्सेस करना होता तो मैं कैसे करता, तो मैं लिखता स्टूडेंट 2 डॉट नेम इक्वल टू लेट्स से राहुल। मेरे पास में सेकेंड एलिमेंट स्ट्रक्चर के अंदर आ गया है। अब मुझे एक्सेस अगर इसको करना है तो मैंने स्टूडेंट डॉट टू नेम और एंटर मार दिया। दिस हाउ आई एक्सेस द वैल्यू ऑफ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का देखिए 1+2 हो गया, पहले 1+1 था, देखिए 1+2 स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ राहुल रोल नंबर मैंने स्टोर नहीं किया है, वो भी चाहता हूँ तो मैं स्टोर कर सकता हूँ। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर्स को हम लोग और कैसे अलग अलग फंक्शंस का यूज करके यूज कर सकते हैं। उसका यूज क्या है? बेसिकली स्ट्रक्चर हेल्प्स यू इन स्टोरिंग दी डिसिमिलर डेटा टाइप, मतलब
अगर हम लोग मैटलैब में मैट्राइसेस है हमारे पास, कहीं हमारे पास में स्ट्रिंग्स हैं, कहीं हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन स्टोर है, तो हम स्ट्रक्चर के अंदर उसको स्टोर कर सकते हैं। सबसे अच्छा बेनिफिट स्ट्रक्चर का यही है। सेकेंड होता है सेल अरे, एक और डेटा टाइप है जो बेसिकली नाम से ही समझ में आता है। सेल अरे इज एन अरे ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स का एक अरे है। ऑब्जेक्टिव और फाइंडा ये है सेल का कि सेल के अंदर बहुत ह्यूज इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, मतलब आप चाहो तो स्ट्रक्चर भी सेल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो कैसे क्रिएट करते हैं सेल? जैसे मैंने W नाम का एक सेल बनाया, मैंने कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ लगाए। अब इसके अंदर मुझे मैट्रिसेस स्टोर करना है तो मैट्रिसेस स्टोर कर लेता हूँ, तो रो वेक्टर बोल ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेमीकोलन, मैं चाहूँ तो स्ट्रक्चर भी स्टोर कर सकता हूँ इसके अंदर। स्ट्रक्चर का नाम क्या था मेरा? स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट पास किया। सेमीकोलन, यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक और डबल इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता हूँ, स्पेस 4.5 स्पेस 5.6। दिस इज हाउ आई क्रिएट अ सेल इन मैट्रिक्स। देखिए ये मेरा सेल के अंदर डबल 1x3 पहला एलिमेंट है, स्ट्रक्चर डबल है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेल। सेल का सबसे अच्छा फायदा ये है कि सेल के अंदर ह्यूज इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि डेटा टाइप की बात आती है, डेटा डे बाई डे बढ़ रहा है तो हमको इन्फॉर्मेशन तो स्टोर करनी ही है। तो इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं हम सेल के अंदर। तो हमने फाइनली बात की अरेज की, अरे जो हम लोगों ने मैट्रिक्स मैनिपुलेशन ऑपरेशंस देखे, फिर हमने बात की स्ट्रक्चर की, फाइनली हम आगे सेल पे। दिस इज हाउ वी फिनिशेस द मैट्रिक्स मैनिपुलेशन ऑपरेशन इन डिटेल। बहुत सारे और भी फंक्शंस होते हैं मैट्रिसेस के अंदर जिनको मैं समअप करना चाहूंगा, जो आपको कहीं भी शीट में मिल जाएगी, मैं यूजुअली डालूंगा। ट्रांसपोज ऑपरेशन, जब भी कोई मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रांसपोज लेना है तो हम ट्रांसपोज के लिए डैश यूज करते हैं। तो मैं एक 3x3 की अगर मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पे कोई है तो मैं इसका ट्रांसपोज आपको लेके बताता हूँ। जैसे एक्स का ही करता हूँ मैं, एक्स को डैश लिखा मैंने, ये ट्रांसपोज मुझे मिल गया। रो वेक्टर को मैंने कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल सकता हूँ मैट्रिसेस का कॉन्ज के थ्रू। This is a function which help you in converting a complex conjugate of a complex matrix. लिन स्पेस बता चुका हूं मैं आपको, लीनियर स्पेस, लॉग स्पेस की बात हुई एडिशन वाली चीजों की, जहां फॉर लूप भी देखेंगे।